काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि गुप्त के बाद का काल है ये। हमने ये देखा था कि 550 को गुप्त काल समाप्त हो जाता है। गुप्तों की समाप्ति के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। पहला कारण ये कि स्कंदगुप्त के टाइम जो हुणों का हमला हुआ था भारत में, उस हुणों के हमलों के बाद धीरे 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 गुप्त काल जो है वो विघटित होने लगा। ऐसा है कि स्कंदगुप्त ने उनको हराकर इंडिया से बाहर जरूर भेज दिया, बट हुणों के हमले बाद के राजाओं के ऊपर बढ़ गए। मतलब ये कि स्कंदगुप्त से लेकर भानुगुप्त के बीच में मैंने आपको 2-3 राजा और बताई थी, बोला था कि बुद्धगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय ऐसे राजा हुए। इनके टाइम पे हुण वापस हमले करने लगे, जिससे फिर गुप्त काल में ये राजा धीरे 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 कमजोर पड़ने लगे और इन हुणों के हमले से धीरे 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 इनकी अर्थव्यवस्था, इनका सैन्य पावर जो है वो सब क्षीण होने लगा। इनकी आर्थिक स्थिति भी स्कंदगुप्त के बाद थोड़ी कमजोर होने लगी, जिसके प्रमाण स्वरूप हमको ये पता चलता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हम देखते हैं कि कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद हमें इनके सोने के सिक्के ही नहीं मिलते। उस क्षेत्र में जो भी हम लोगों को खुदाई में चीजें मिली उसमें हमको सोने के सिक्के स्कंदगुप्त वगैरह के बाद नहीं मिलते। दूसरा, जो सोने के सिक्के भारतवर्ष में इनकी उसके बाद के मिले भी हैं, उनमें इनको मिलावट ज्यादा मिली। सोने की जो शुद्धता थी वो कम थी, मिलावट जो थी वो ज्यादा थी, जिसे पता चलता है कि संभवतः ये लोग अब थोड़ा सा कम ढलाई वाले, कम कॉस्ट वाले सिक्के बनाने लगे थे। इनकी गिरती अर्थव्यवस्था एक कारण, हुणों का हमला दूसरा कारण। तीसरा बड़ा कारण सामंतवादी प्रथा का उदय। सामंतवादी प्रथा इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी बड़े अधिकारी को एक क्षेत्र उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। बाद में उस अधिकारी को ये राइट्स दे दिए जाते हैं कि उस क्षेत्र का राजस्व तुम वसूलो। जैसे बाद में हमने थोड़ी बहुत जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था जो देखी है कि एक एरिया को तुमने एक व्यक्ति को दे दिया कि भाई यहाँ की राजस्व वसूली तुम करना, यहाँ का टैक्स रेवेन्यू तुम रखना, वो जमींदार कहलाने लगा, उस क्षेत्र का भूस्वामी कहलाने लगा और उस एरिया का जो राजस्व है वो स्वयं रखता था। ऐसे ही करके इस टाइम सामंतवादी प्रथा थी कि एक क्षेत्र का ओनर कोई बड़ा अधिकारी कर दिया गया और वहां के राजस्व की वसूली वही करता था। अब धीरे धीरे ये जो लोग थे ये पावरफुल होने लगे, जिनको हमने कहा सामंत। ये सामंतों ने एक समय के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपने स्वतंत्र क्षेत्र की नींव डाल दी। जैसे मुझे ये क्षेत्र मिला कि मैं यहाँ की राजस्व वसूली करूं, राजस्व वसूली करके मैं इतनी शक्तिशाली हो गई कि मेरे ऊपर जो सुपीरियर किंग था मैंने उसको अपने ऊपर से हटा दिया। मैंने कहा कि मैं तुमको फॉलो नहीं करूंगी, मैं इस क्षेत्र की मैं मालिक। तो इस वक्त गुप्तों के टाइम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तो सामंत थे ही, मध्य भारत में भी बहुत सारे सामंतों का उदय हो गया था जो गुप्तों को अपना सर्वे सर्वा नहीं मानते थे। इस तरह से इंग्लिश में हम इनको कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, हिंदी में कहते हैं सामंत। ये सामंत और फ्यूडल लॉर्ड्स की वजह से ही गुप्तों का जो पावर है इंडिया में वो कम होने लगा, क्योंकि उनका जो एक छत्र राज पूरे इंडिया में तो उसमें बहुत सारे खंड होने लगे। ये सामंत अपने आप को स्वतंत्र राज घोषित करने लगे तो भारत का विघटन होने लगा। तो पहला कारण गिरती हुई अर्थव्यवस्था, दूसरा कारण हुणों का हमला, तीसरा कारण सामंतवादी प्रथा का उदय। इस तरह से गुप्त काल के साथ साथ भारत में मगध काल का भी अंत हो जाता है और फिर भारत पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि विघटित हो जाता है। इस विघटित भारत में फिर हमें देखना है कि कौन किस क्षेत्र में राज कर रहा है। इसी टाइम पीरियड को जब गुप्तों के बाद तुरंत थोड़ा थोड़ा विघटित होने लगता है भारत, उसी को हम कहेंगे उत्तर गुप्त काल, पोस्ट गुप्ता एरा। ये 550 से 850 के बीच का काल है, जिसमें कहीं कोई राजवंश, कहीं कोई राजवंश, कहीं कोई राजा, कहीं कोई राजा। इतिहास बहुत ज्यादा स्पष्ट भी नहीं, क्योंकि जब एक राजवंश के अधीन पूरा देश नहीं होता तो इतिहास भी पूरे देश के बारे में नहीं लिखा जा सकता। कोई इतिहासकार मान के चलो उत्तर के बारे में लिख रहा होगा तो दक्षिण के बारे में लिखने वाला अलग इतिहासकार होगा, पूर्व के बारे में लिखने वाला अलग, पश्चिम के बारे में अलग, मध्य के बारे में अलग। क्योंकि इतिहासकार तो किसी राजा या राजवंश से जुड़े रहते हैं, उन लोग ने उसी क्षेत्र को देखा, उसी क्षेत्र को लिखा। तो हमें पूरे भारत की तस्वीर नहीं पता चलती, हमको सिर्फ एक एक जैसे वो मुन्ना भाई मैंने बोलता नहीं कि मेरे को पूरा होल फुल डॉक्टर बनना है, मेरे को उंगली का और पैर का, उंगली वाले डॉक्टर को पता ही नहीं पैर में क्या हो रहा है, ये वही है। ठीक है, उत्तर वाले को पता ही नहीं दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, पूर्व वाले को पता ही नहीं कि पश्चिम वाले में क्या हो रहा है।
तो मतलब उस टाइम के कोई विशेषज्ञ, पूरे भारत का विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था, वो जो था वो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट था कि कोई नॉर्थ इंडिया का स्पेशलिस्ट, कोई साउथ इंडिया का स्पेशलिस्ट, कोई ऐसे बिखरे 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 हिस्ट्री है हमारी। और यहाँ पे फिर ये सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि मान के चलो एक राजा जिसका उल्लेख हमने उत्तर प्रदेश में किया, उस टाइम पे दक्षिण में महाराष्ट्र में कौन राजा था, ये लिंक स्थापित नहीं होता। ये चुनौती उत्तर गुप्त काल में भी आई थोड़ी थोड़ी, और राजपूत काल में बहुत ज्यादा आई, क्योंकि इतिहास पूरे देश में अच्छे से लिखा नहीं जा सका। उत्तर गुप्त काल में थोड़ा बहुत फिर भी 2-3 ऐसे स्रोत हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है, थोड़ा सा हम लिंक स्थापित कर लिए, पर राजपूत काल में बिल्कुल नहीं। इसलिए इस 550 से 850 की इन 300 सालों की अवधि में हमारा मेन फोकस होना ये चाहिए कि इंडिया के नक्शे में कहाँ पर कौन सा राजवंश था, उनका क्षेत्र क्या था, उनकी राजधानी क्या थी और उनका राजा कौन था। उसके बाद बाकी की जानकारी मिसलिनियस वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी।